हेलो स्टूडेंट। मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा था और मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर्स यहाँ देखेंगे। इसके पहले मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस मैं बता चुका हूँ आपको। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैट्रिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये कॉमटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। हो भी सकता है, बट क्या कंडीशन होगा कि ये ए बी इक्वल टू बी ए होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। दो नोट्स हैं हमारे पास। पहला नोट्स, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो, देन ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूट बोलेंगे। एंटी कम्यूट बोलेंगे अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पर। इफ ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये देखिए आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बी कोई दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है? ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपने ए बी निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको ये, और बी ए भी निकालेंगे तब भी ये मिलेगा। दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। इस कंडीशंस में क्या हो गया? ए बी इक्वल टू बी ए। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव। इससे ये पता चल रहा है कि दो अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस हो और सेम ऑर्डर का हो तो वे कॉम्यूटेटिव रूल हो को फॉलो कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे आपको। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। चार ऑप्शंस दिया रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए कब हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जब होंगे बच्चों तभी ये हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट है ए बी। बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए से करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी से करें, तो ये एसोसिएटिव रूल भी हो सकता है। ठीक है, एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो कर सकता है मैट्रिसेस। आगे क्या है? ए डॉट बी प्लस सी। पहले बी प्लस सी को आप ऐड करें और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें और आपस में जोड़ दें। मतलब ये इस तरह का फॉलो हो तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस जो होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, इफ ए एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स हो, देन आई एम इंटू ए इक्वल टू ए, या आई एन, ये आई एम और आई एन क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। एम ऑर्डर का ये है और एन ऑर्डर का है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए ही रह जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो, if product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of matrices is a zero matrix। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपके पास? जीरो हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से एक मैट्रिक्स को भी मैट्रिक्स या दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हुआ ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है, हम लोग जो भी दो नंबर्स का अगर हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया आपस में, तो अगर जीरो हो रहा है तो उसमें से एक नंबर निश्चित रूप से क्या हुआ होगा? जीरो हुआ होगा, तभी होगा आपके पास जीरो। उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दे रखा है आपके पास एक मैट्रिक्स और एक दूसरा मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? आपको जीरो आएगा।
प्रोडक्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ। I2 से डिनोट हो रहा है, इंटू 2 के फॉर्मेट में मैट्रिक्स मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये देखिए आप सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देखिए यहाँ पर, ये भी क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये हमारे पास नियम है, हो रहा है कि दो मैट्रिसेस का जो है प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन है, अगर जीरो होता है तो उनमें से कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिसेस वो जीरो नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। नेक्स्ट, आपस में ए मैट्रिक्स एम टाइम्स तक सेम ऑर्डर का टाइप के कोर्स को आपको एक ही मैट्रिक्स को अगर करते हैं एम टाइम्स तो ए टू द पावर एम होगा, एंड ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये भी आप लिख सकते हैं। एक नोट है यहाँ पर, आप देखें ध्यान से, ये नोट क्या कह रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, इफ आई बी if I be a unit matrix, if I be a unit matrix, then I स्क्वायर, मतलब I को आप स्क्वायर कर दीजिए, दो बार मल्टीप्लाई, आई क्यूब, आई आई टू दी पावर एम, कुछ भी आप उसके ऊपर पावर लगाते हैं तो ये आई ही रह जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है इसकी प्रॉपर्टीज की, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिसेस, ध्यान देंगे तो आपके पास पांच प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपका दूसरा नंबर इसका नोट का दूसरा चीज देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ब्रेक होता है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ऐसे मिलेंगे, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो आप देखो इससे पहले मल्टीप्लाई करवा, तो ये क्या होगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी ए होगा, प्लस बी का तो ए बी होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म ही आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये ऐसे टूटता है, ये नहीं कि आप सीधे सीधे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये गलती मत करिएगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टाइप का ऐसे ही ब्रेक करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है, ए माइनस बी ए प्लस बी को ब्रेक करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, एकदम ये दिमाग में रखें, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके आईआईटी में, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। पांचवी प्रॉपर्टी, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये पांच जो नोट्स की बातें हैं इसको आप ध्यान में रखें। देखिए नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स दे रखा हो आपके पास, बी एनी गिवन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of matrix A. Transpose of the matrix A is denoted by A dash या A T या A small t से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो जब डैश निकालेंगे तो ये आपस में क्या होगा, चेंज करेगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये चेंज करने का फॉर्मूला, और ये n जो है m क्रॉस n था तो n क्रॉस m हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं अपन, एग्जाम्पल्स के लिए मान लिया, पहला एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं आपको कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है A11 A12 A, ऐसा कर लीजिए आप, A1 A2
A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तब क्या होगा, देन ए डैश या ए डैश या ए टी, जो भी आप बोलते हैं, ए टी या ए टी। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए फर्स्ट रो में है A1 A2 A3, तो इसको आप कॉलम में लेके चले जाइए, A1 A2 A3। सेकेंड रो में B1 B2 B3, तो इसका कॉलम में क्या हो जाएगा, B1 B2 B3। थर्ड रो में है C1 C2 C3, तो इसका क्या हो जाएगा, C1 C2 C3। तो इस तरह से देखें आप, कॉलम रो, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो ये ट्रांसपोज निकल गया आपका। ये क्या हुआ, ट्रांसपोज हो गया। तो किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालने का तरीका है रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए आप। ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके IIT जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज किया गया और ऊपर से फिर अगेन ट्रांसपोज किया गया, तो फिर से आपके पास जो मैट्रिक्स है वही आ जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, कोई स्केलर क्वांटिटी के है हमारा और उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो आपका की अलग हो जाएगा और ए डैश पर ही केवल ट्रांसपोज निकलेगा, मतलब मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकलेगा, स्केलर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a प्लस बी माइनस का डैश है तो अलग अलग आपका प्लस होगा, तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस डैश हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि ए बी का डैश हो तो बी डैश ए डैश हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं आपका। पांचवी नंबर प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्वेश्चंस बनाते समय जो जेई के क्वेश्चंस हैं IIT का, उसमें हेल्प करता है ये भी प्रॉपर्टी। ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, तीन मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लिकेशन किया गया, प्रोडक्ट किया गया। प्रोडक्ट होने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि उन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर डैश करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उल्टा, सी डैश बी अपने स्थान पर रहेगा डैश और ए डैश, बस याद रखना है कि पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है, तो ये डैश, ये याद रखना है। अगर आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है, आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है और डैश निकालते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आ जाएगा। डबल डैश भी निकालेंगे तो वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए उसके बाद आप देखिए कि एक हमारा जो है रिलेटेड टू क्वेश्चंस दे रखा है इससे, तो देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है कि अगर इफ कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास 2 × 2 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, सर्टिफाइंग द इक्वेशन ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको कॉलम, रो है ये देखिए रो में है, तो इसको आप कॉलम में लेकर चले आइए, किसी को एक को चेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो हमने क्या किया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्या हो जाएगा अपन, ये देखिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया अपना रो कॉलम में, कॉलम रो में हो गया। पहले था कॉस थीटा साइन थीटा, यह क्या था, फर्स्ट कॉलम में था, तो ये रो में कन्वर्ट होकर के चला आया। और आप देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो था कॉलम रो में था, तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये एक दूसरे को एक उल्टा हो जाता है। अब ये वैल्यू को हम रख देते हैं नाउ, यहाँ पर देखें आप, ए टी प्लस ए इजकल टू क्या है, I2। तो ये हो जाएगा अपन, ए टी कहने का मतलब हो गया कॉस थीटा
साइन थीटा, ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, माइनस साइन थीटा, और ये होगा कॉस थीटा, प्लस ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और उस साइड आप देखें I2 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स 2 × 2 का फॉर्मेट, यानी 1 0 0 1। चलिए तो यहां से देखते हैं, थोड़ा इसको आप इरेज कर लें। ये आसानी से आप एडिशन हो सकता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा अपन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, एक नहीं बहुत सारे। तो अगर आप ट्रिकोमेट्री में आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाता है 1/2 कहाँ पर होता है π/3 पर होता है। तो आप कहेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। तो थीटा जब जनरलाइजेशन करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा 2n पाई cos थीटा, ट्रिकोमेट्री की बात है, π/3 ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देखे थे उसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be symmetric matrix if a डैश बराबर a हो जाए, मतलब उसकी ट्रांसपोज निकाले तो आपका स्वयं वही ही मैट्रिक्स आए, तब हम कह सकते हैं कि वे क्या मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ए जे आई फॉर ऑल आई जे। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप देखिए, कोई एक मैट्रिक्स हमने लिया ए और इसका ए डैश आप निकालते हैं, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ए बराबर ए डैश ही होता है। यहाँ पर देखिए दोनों एक ही चीज आ गया। तो हेयर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए डैश बराबर ए होने के कारण ऐसा हुआ। आपको बस पहचानने आना चाहिए क्वेश्चन। इसके कुछ नोट्स हैं, आपके दो नोट्स मैंने लिखा है, तो यहाँ आप देखिए ये जो है अलग से है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो एलिमेंट्स है ये मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट कितने हो सकते हैं। जैसे ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए आप कौन कितने एलिमेंट से बना हुआ है। तो इसमें ए है, बी है, और क्या है सी है, उसके बाद एच है, उसके बाद जी है, उसके बाद एफ है, मतलब 6 हैं इसमें एलिमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, उसके मदद से ये बनाया गया है ए बी सी एच एच एफ एफ जी। तो 6 ये आया कैसे, तो इसमें से ये देखिए 3 × 3 का मैट्रिक्स में बनाया गया है, तो 3 आप रख देंगे तो ये 6 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, देखिए 3 × ये क्या होगा 4/2 इक्वल टू 6। तो वही बता रहा है कि अगर आपने जैसे यहाँ पर 3 × 3 का बनाया, 4 × 4 का बनाना होगा, तो आप यहाँ 4 रख देंगे, 4 × 5 तो कितना हो जाएगा 4 × 5 का मतलब कितना हो गया 20, 20/2 यानी कि 10, उसमें 10 एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसकी मदद से आपको बनाना होगा।
तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज देन ए डैश, ये ध्यान रखेंगे, ये देखिए ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसी के बाद का पॉइंट्स, इसी पॉइंट्स का दूसरे पॉइंट्स का पार्ट है। ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे साबित करेंगे कि प्रूफ करते हैं कि ए डैश जो होता है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मान लिया कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? तो चलिए देखते हैं। ए डैश सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ता है, डैश निकालना पड़ता है। तो डैश निकालते हैं। अभी हमने आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज बोलता है कि प्लस में रहे तो ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका ए डैश प्लस ए। अब ध्यान से देखिए ए डैश फिर से वहीं पर पहुंच गया। तो अगर ये फुलफिल हो रहा है नियम, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए डैश ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये साबित हुआ। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कंडीशन होना चाहिए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो और दैट इज ए आई इज इक्वल टू माइनस जे आई। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए लिया हमने ए, एक मैट्रिक्स लिया हमने, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैश निकालते हैं। तो चलिए डैश निकाला हमने, तो डैश कैसे निकलेगा, 0 माइनस एच माइनस जी, यहाँ पर एच 0 माइनस एफ और जी एफ 0, ये हुआ हमारा। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि ए डैश और ए के बराबर हो रहा है क्या। तो चलिए आपका ये चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। तो अगर हमने इसमें माइनस लगा दिया तो हर एक एलिमेंट में माइनस लगाना पड़ेगा। तो हर एक एलिमेंट्स में अगर माइनस लगाते हैं आप, अगर हमने इसको क्या किया, माइनस ए आप निकाल ही लो। अगर ये दे रखा है तो आप ए माइनस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, ये मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ये और ये। तो यहां पर हेयर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना चाहिए। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आईआईटी में इधर से उधर से करके आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे बच्चों, कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो प्रॉपर्टीज हैं आपके किसी भी बुक से आप उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज हमारे नोट्स जो हैं, आपको अगर नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करूँ आपको, तो उसमें भी मिलेंगे आपको पूरा का पूरा। तो काफ़ी प्रॉपर्टीज है, 2-3 पेज का मिलेगा आपको, तो उससे आप एक बार देख लेंगे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं जब ए और उसका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स मिले, यूनिट मैट्रिक्स मिले। ये कंडीशन है वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, ए
और उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, तो वे मैट्रिक्स क्या होगा? आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को, अब एक नोट है आपके पास कि इफ अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स आगे चल कर मैं बताऊंगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वे ए के बराबर होगा। उसका ए इनवर्स निकालेंगे तब भी ए आएगा। अगर आपने उसको मालूम कर लिया कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो उसका ए इनवर्स खुद ही मैट्रिक्स होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी, if A and B are orthogonal matrix, if A and B are orthogonal matrices, then AB is also orthogonal matrix। अगर A and B orthogonal matrix है तो उसका प्रोडक्ट भी orthogonal matrix होगा। ये आपका प्रॉपर्टीज है, यूं समझिए कि नोट में। थर्ड नोट की बात करूं मैं, इफ A is orthogonal matrix, अगर A orthogonal matrix है, then A इनवर्स एंड A डैश, सॉरी यहां पर A डैश है, A इनवर्स और उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा आपको, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आपको एक बताने जा रहा हूं, उसका देखिए एक बॉक्स में बना हुआ है साइड में ब्लू स्केच से, सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा छोटा सा बात है कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जब उसका डिटर्मिनांट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये देखिए डिटर्मिनांट का नोटिफिकेशन है, डिटर्मिनांट आप निकाले, उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालते हैं, तो अगर ये जीरो हो जाए तो वे क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर का पहचान क्या है? कि उसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन आपके पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप इसमें स्टार लगा सकें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस पे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस रहेंगे और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहेंगे, जेई मेन एडवांस के में भी क्वेश्चंस रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से ध्यान से देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन पहले क्या है कि कोई मैट्रिक्स इफ ए एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, शर्त क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, then adjoint of A is, then adjoint of A is transpose of matrix formed by cofactor। कोफैक्टर मैंने आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाया है, जो नहीं जानते हैं कोफैक्टर, एक बार मेरा डिटर्मिनेंट का वीडियो को देख लेंगे, उसमें कोफैक्टर और माइनर के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया है। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखिए मैट्रिक्स में अगर ऐसा फॉर नोटिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब है उसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल्स इसको देखते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि डेफिनेशन में बोला कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका अगर आपने क्या किया, ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वो एडजॉइंट होगा। तो लेट सी बी द मैट्रिक्स ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट ए, ये तो इनके कोफैक्टर से बनाते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स। तो चलिए कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स को नाम दे दीजिए C11, C12, C13, C23, C22, C23, C31, C32, C33, ये हमारे पास मैट्रिसेस का नोटिफिकेशन ऐसे भी करते हैं। तो ये कोफैक्टर से बना हुआ है। कोफैक्टर क्या होता है?
माइनर में निगेटिव साइन के साथ, जो भी निगेटिव साइन के साथ लिखा जाए अपने पास, तो क्या होता है ये देखिए आप पहले, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस अल्टरनेट चलेगा, माइनस है तो प्लस चलेगा, प्लस है तो माइनस चलेगा, माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये ऐसे होगा। तो वन का अगर आपने को फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो वन का को फैक्टर कैसे निकलेगा, ये जिस रो और कॉलम में है उसको हटा दीजिए, जिससे वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको आप हटा दें, तो आपके पास बचेगा क्या, ये वाला टर्म, ये हटता है तो आप देखिए ये और ये हट गया, तो 5043, तो ये क्या होगा, पंक्ति 15 माइनस जीरो, 4 × 0 ना तो 15, और साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 50, ये होगा 50। उसी तरह से दो का आप को फैक्टर निकालते हैं तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, देखिए फर्स्ट, ये क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम गायब, फर्स्ट गायब, तो ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो ये 0 2 0 2, तो ये चार बचेंगे, तो ये 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, दो का को फैक्टर क्या हो जाएगा, टू का को फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब चलिए थ्री का को फैक्टर निकालते हैं, ये थ्री का को फैक्टर, तो देखिए आप ध्यान से, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, ऐसे आपको मन में करना है, तो ये बच जाएंगे ये, तो इधर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से कीजिए, तो पहले क्या होगा, हमेशा आपको इधर से ही करना रहता है, ठीक है, तो -4 × 0, तो जीरो हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 5 दूनी का 10, तो क्या हो जाएगा -10, और इसकी साइन पॉजिटिव होती है तो -10 होगा, -10 होगा, ठीक है। उसी तरह से आप बाकी का भी निकालेंगे, तो देखिए आप जीरो का करेंगे तो 6 हो जाएगा, आप निकाल लीजिए -3 0 इस तरह से आपके पास ये 2 4 और 3 का निकालेंगे तो -15 ये आएगा, और 0 और 5 आएगा, 0 5 आएगा, ये होगा, तो हमारे पास सी जो बना। अब इसका बोल रहा है कि इसको अगर आपने ट्रांसपोज कर दिए तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, सी का डैश, तो सी का डैश सिंपली निकाल दीजिए, सी तो निकल चुका है, सी मैट्रिसेस, ध्यान से देखेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो, तो 15 6 -15 ये होगा, और ये हो जाएगा 0 -3 0, और ये -10 0 5, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया एडजॉइंट निकालने के लिए, तो आप दोबारा से इसको वीडियो को देखिए। देखिए एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम लोगों ने बाकी सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उसी तरह से एडजॉइंट के लिए प्रॉपर्टीज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें जितना भी आप स्टार लगा सकें, क्योंकि आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, आईआईटी जेई मेंस वगैरह एडवांस के, तो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ट ही क्वेश्चंस वो बनाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एडवांस से रिलेटेड आप अगर 10 साल के क्वेश्चंस देखते हैं तो आप देखेंगे कि 5 6 साल का क्वेश्चंस जो होंगे, 10 साल में 5 7 सालों का क्वेश्चंस जो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ट मिलेंगे आपको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाई वन करके इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, चलिए समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होता है कि प्रॉपर्टीज हमारा ऐसे फॉर्म हो रहा है, या इसका उल्टा भी आप करते हैं तो आपको ये मिलेगा, तो ये अगर उल्टा करें या सीधा करें दोनों कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये कौन सा नियम होता है, ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ए इंटू एडजॉइंट, और ये ऐसा। अच्छा इसी का दो पार्ट है ए एंड बी, तो यहाँ पर एक यहीं पर हमने किया है, ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए
डिटर्मिनेंट जीरो कहने का मतलब होता है कि वह मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अभी हमने बताया था आपको। देन ए इंटू एडजॉइंट ए एडजॉइंट इंटू ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो ऊपर वाली पहली प्रॉपर्टी से उसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट इज नल मैट्रिक्स आपको मिलेगा। चलिए इसी में दूसरा पार्ट की बात कर रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, दैट इज नॉन सिंगुलर हो, दैट इज नॉन सिंगुलर हो, तब क्या होगा, तब एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमने मोड निकाला, एडजॉइंट ये नॉन सिंगुलर के लिए फुल हो रहा था तो अलग से आपको करने की नहीं जरूरत है, नॉन सिंगुलर के लिए ही है। अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो फिर ये होल्ड नहीं करेगा। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n माइनस वन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे n 3 होगा तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चढ़ जाएगा आपके पास 3 माइनस वन, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल करके अगर आपने उसके स्क्वायर कर दिए तो आपका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा उसका, बिना आपको एडजॉइंट निकाले ही। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपसे पूछा कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालिए किसी आपका मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट आसान है निकालना, और उस पर क्या करेंगे, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिसेस है उसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, एन के जगह पर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है अपन। एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, तो ए बी का मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालिए, या एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट बी निकालिए, और पहले एडजॉइंट बी रखें और बाद में एडजॉइंट ऑफ ए रखें, तो ये बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते के समय आपसे आईआईटी के क्वेश्चंस में ये सब चीज़ों का यूज होगा। आगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला, बाहर से एडजॉइंट निकाल करके ए का मतलब ट्रांसपोज निकालें, या एक डैश पहले निकाल लें आप, ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लें, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका फोर्थ नंबर, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का नोटिफिकेशन है n माइनस टू इंटू ए, ऐसा लिख देते हैं, तो आप एडजॉइंट ए फिर उसका एडजॉइंट ए निकल जाता है। फिर अगर आपने इसको एडजॉइंट ए फिर अगेन और उसका डिटर्मिनेंट पूछे तो आपको ए का डिटर्मिनेंट निकाल करके n माइनस टू और उसका स्क्वायर आप कर देते हैं तो आपका ये निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें हमने क्या किया, स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद बोला कि उसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा, तो ये क्या होगा कि k टू दी पावर n माइनस वन बाहर आ जाएगा। n ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है आपको, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल लिख सकते हैं आप। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आप निकालते हैं तो भी वे क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक मुझे लगता है कि मैट्रिसेस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूँ। यहीं पर जैसे आपको एक मैंने दे दिया कि नोट करके मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास इफ कोई ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी डायगोनल मैट्रिक्स इस पे चर्चा कर रहा था, डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास और इस दिया है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा बी सी 0 0 0, यहाँ पर आप लिखेंगे सी ए 0 0 0 एंड ए बी। ये आप डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पर हो
उसके लिए यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके आईआईटी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी ने मान लिया कि ऐसा कुछ दे दिया, एग्जांपल्स के लिए मैं बता दिया आपको, कोई एग्जांपल्स के लिए आपको फिर क्वेश्चंस दे दिया, आपके पास बच्चों ऐसा लिखा हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, आपसे पूछ दिया कि आप बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो अभी हमने आपको बताया था, ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ क्या होगा, बी सी होगा, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा, सी ए होगा, सी ए कौन सा होगा, ये पार्ट और ये पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 ए बी होगा, तो ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हो जाएगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप अगर आप जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ये, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, एक और नोट करके आप यहाँ पर लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ आई एन क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट आई एन, यही रह जाता है। देखिए, अभी हम लोगों ने एडजॉइंट से का पूरा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किया। अब इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन दिया हूँ और सारा प्रॉपर्टीज को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि इफ ए कोई आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, क्या होगा? तो आपको ध्यान से देखिए, ए का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब ए का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, सिंपली आप निकाल लेंगे ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये आप जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 4 होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। तो सारी चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट, तो ये पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ए की डिटर्मिनेंट आपको तो यहाँ मालूम है तो रख देंगे, बट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना, तो क्या हम एडजॉइंट निकालेंगे? नहीं, हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अभी अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसका यूज करेंगे। तो आप याद कीजिए कि पहली प्रॉपर्टीज का बी नंबर हमने आपको बताया था, बी नंबर प्रॉपर्टीज बताया था आपको। तो यहाँ पर हम बताए थे आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड जो होता है n-1। ये हमने बता रखा था आपको कि अगर ये आपके पास, पहली प्रॉपर्टीज हमने बताया था आपको, ए पहली प्रॉपर्टीज का बी नंबर, बी आप देखेंगे ध्यान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट n-1, n की वैल्यू कितनी है, 3-1, तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट तो ए का आ चुका है तो 4 क्यू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 64, 64 हो जाएगा, ये पहले का 64 आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। चलिए बाकी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा, ये थर्ड नंबर देखते हैं, एडजॉइंट 3a का मोड, एडजॉइंट 3a का मोड, तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, एडजॉइंट 3a का मोड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट 3a का मोड आपको निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमारे पास ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो एक एडजॉइंट के बताया था हमने आपको, एक आपको सिखाया था, यहाँ पर मैं नोट करके बता रहा हूँ, एडजॉइंट के ए, ये सिखाया था, तो ये था के n-1 एडजॉइंट ए, ये बताया था क्या आपको, ये बताया गया था। तो आप देखें ध्यान से उसको,
तो यहाँ पर तो आपको ये चीज़ों को मैं बताऊं तो ये हो जाएगा के यानी कि 3, और यहाँ पर 3 - 1, और ये हो जाएगा ए डी जे ए का मोड, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 9 ADJ दिस। अब ये करेंगे हम लोग, तो ये कैसे करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है आपका? 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा? अब अगर इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो ये मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, 9, और इसका पावर n होगा क्या? अकॉर्डिंग टू आप के वाले वो प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में बता रखा था, उसके अनुसार तो पावर हो जाएगा यहाँ पर 9 का पावर n यानी कि 3 हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा ए डी जे ए का दिस। और आप इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपके पास जो भी है 9³ ए डी जे ए का मतलब कितना होगा? ए डी जे, अभी फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर, ये देखिए आप, तो ए, और ये हो जाएगा 3 - 1, दैट इज 9, 3 × 4 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समझ, किसका? थर्ड का। ध्यान से देखेंगे पूरी प्रॉपर्टीज आपको याद रह हो जाएंगी। एडीजे इंटू एडीजे, अगेन 2 बार। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको? देखिए आप, ए n-2, तो n यानी कि 3 - 2, 3 - 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए यानी कि 4 और ए, तो ये आएगा सिंपल। गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पर आपको 1 कर लेंगे, ये 1 होना चाहिए था, उस प्रॉपर्टीज में आप सुधार लेंगे थोड़ा, वहाँ n-1 होना चाहिए था आपको, ये पढ़ाया था ना, 2 था, ये हो जाएगा 4a, ठीक है, 4a हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया है हमने, एक चीज आप नोट कर लेंगे, नोट ए डी जे ए इक्वल टू ए, और यहाँ पर n-1 और ये a होगा, तो यहाँ पर दिस होगा, और ये आपके पास हो जाएगा 4² दैट इज 16, और एक ही आप वैल्यू रख लीजिए वहां से। अच्छा, अब इसकी मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? तो आपको एडजॉइंट के लिए हमने ये पढ़ा रखा था कि यहाँ पर a होगा, यहाँ पर a होगा, और यहाँ n-2 होगा, और इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी बार हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार आएगा, तो 3 होने के कारण ये पावर, इस पर पावर चढ़ाया था ना, इस पर पावर चढ़ाया था, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 पावर हो जाएगा, और ये 3 पावर होने के कारण, सॉरी सॉरी, n-1 था, n-1 था, तो 1 2 3 एडजॉइंट होने के कारण ये आएगा। तो आप देखोगे तो a यानी कि 4, और ये हो जाएगा 3 - 1 का पावर 3 इंटू ए। अब ये जो भी आ जाए आपके पास 4 × 6 ए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं एडजॉइंट का।